आज के इस सेशन से मैं एक बार में ही सारे प्रश्नों के जवाब दे दूं और उसके बाद हम आगे से इस बात से मुक्त होकर बहुत मुक्त कंठ से अपने आगे की यात्राओं को शुरू करें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि इस बात को मुझे बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। कुछ आपके प्रश्न लेने हैं, लेकिन उससे पहले पहले मेरी सुन लीजिए। हो सकता है कि आपके कमेंट्स में जो प्रश्न पूछे जा रहे हों उनके जवाब आपको यहीं से मिल जाएं। ठीक है। पहला प्रश्न, सर आपने नौकरी क्यों छोड़ी? जवाब है क्योंकि मुझे अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा था। अपने लिए समय से मतलब आप लोगों के साथ जो ये वक्त साझा करता हूं, इसके लिए समय नहीं मिल पा रहा था। सर कर तो रहे थे आप इतने दिन से, 2021 से अब तक आपने किया सरकारी जॉब को, तो फिर समय और कैसा चाहिए था? मैं अभी जब ये काम कर रहा था तो करते समय अपने बचे हुए समय को सरकारी सेवा में दे रहा था या सरकारी सेवा के बचे हुए समय को आपको दे रहा था। ऐसे में अपना ध्यान रखना भूल चुका था। एक बार में एक से ज्यादा काम नहीं हो पा रहे थे। ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूं, मतलब ये इसमें कोई भी नेताओं वाले आंसर नहीं दूंगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि मैं आप लोगों के साथ था, लेकिन आप लोगों के साथ होते हुए मैं अपने आप को बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। तो फिर आपने हम ही को क्यों नहीं छोड़ दिया? आप वहीं क्यों नहीं चले गए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं आपके साथ रहूं या मैं सरकार के साथ रहूं। ये मेरे पास दो विकल्प थे। उन दो विकल्प में बड़ा सवाल पहला तो यही है कि आप साथ कर कैसे पा रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों के तो बीच में ये क्यूरोसिटी भी बनी होगी कि आप ये दो दो काम कैसे कर पा रहे थे। देखिए, किसी भी सेवा में अगर आप हैं और आपका खुद का कोई पैशन है तो उसे फॉलो करना कहीं गुनाह नहीं है। किसी भी जगह किसी भी सरकारी आदेश में यह नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकते। मेरा पैशन, मेरी क्रिएटिविटी, मुझे पढ़ाने की स्किल, ये कोई नया काम नहीं था। मैं बहुत समय से कर रहा हूं। जो लोग मुझे पहले से इंटरनेट की दुनिया पर जानते हैं वो जानते हैं कि 2021 से मेरा कैरियर नहीं है। बहुत लंबा पुराना अनुभव मेरा इसी फील्ड में रहा है और वो मैं काम करता चला जा रहा था, और इसके लिए जो भी जरूरी सरकारी कार्रवाइयां होती हैं उन्हें करते हुए करता चला जा रहा था। तो ये आंसर मिला। फिर अब जाकर के आपने क्यों छोड़ा? डे वन पर ही क्यों नहीं छोड़ दिया? सत्य है कि डे वन पर ही आपको निर्णय ले लेना चाहिए था कि आप किस तरफ जाएंगे। मैं नहीं ले पाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही था कि कहीं ना कहीं मन में भी एक संदेह था कि क्या मैं सरकारी नौकरी छोड़ पाऊंगा। ऐसा संदेह आपके मन में क्यों आया? आप तो हमारे टीचर हो, आपके तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए था। तो मेरे मन में खुद पर संदेह इसलिए था क्योंकि मुझको समाज के बहुत सारे लोग अपना मानते हैं। समाज में मेरा परिवार भी आता है। परिवार के लोगों का भी मेरे फैसलों में बड़ा महत्व होता है। मेरे अपने परिवारजन, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, ये सब चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी कंटिन्यू करूं और मैं ये काम छोड़ दूं जो वर्तमान में कर रहा हूं। लेकिन जब उन्हें मैंने ये समझाया कि मेरी असली आस्था आपके साथ YouTube पर आना या सरकारी नौकरी करना नहीं, मेरा असली जो आस्था है वो खुश रहना है। मैं खुद से जिंदगी जीना चाहता हूं और जीने के लिए बातें करना मेरा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शौक है। जैसे पैशन की जिसकी बात की जाती है, जुनून की बात की जाती है, मेरे जुनून में आप सबसे इस तरह से संवाद करना मेरा बहुत पुराना शौक है। और पुराने शौक की मैं चर्चा ऐसे कर सकता हूं कि मैं टीचिंग में जब सबसे पहले वर्ष 2011 में आया था, उसके पीछे असल मकसद, मेरे मित्रों ने मुझे इसी फील्ड को रिकमेंड क्यों किया, बोले भाई आप बातें बनाते हो और बढ़िया बना लेते हो, तो आपका नॉलेज अगर बातें बनाते बनाते लोगों तक पहुंच जाए तो उनका भी अच्छा हो जाएगा और आपका भी अच्छा हो जाएगा। कहते हैं कि आपका पैशन अगर आपका कैरियर बन जाए तो उससे अच्छा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपको उसमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो दूसरा बहुत ही स्पष्ट आंसर मैंने आपको संभवतया दे दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया कि मैं इतना समय ले गया। इतना समय लेने के लिए मुझे बहुत से लोगों को समय समय पर कन्विंस करना पड़ा कि मुझे ये काम रास नहीं आ रहा है। एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न मेरे परिवारजनों ने और आप में से भी बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर हो सकता है आपने YouTube के लिए ये सब छोड़ दिया हो। बहुत ऑनेस्टली कहूं तो मुझे पढ़ाना आता है। YouTube अब पनपा है,
मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ। मुझे पढ़ाना पसंद है। पढ़ाना एक सब्जेक्ट तक सीमित था, तब तक डर लगता था कि कोई एक सब्जेक्ट ही मेरी पसंद है, क्या पता कभी इससे मन ऊब गया तो क्या होगा। 2011 से लेकर के 18 तक मैंने केवल केमिस्ट्री पढ़ाई है, आईआईटी के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाई है। 18 के बाद से जब मेरा टेस्ट जीएस में आया, ह्यूमैनिटीज़ में आया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में आया, उससे मुझे समझ में आया कि मेरे लिए पढ़ाना एक स्किल है, नॉलेज नहीं। नॉलेज मैं रोज पढ़ के भी गेन कर सकता हूं, लेकिन पढ़ाने की जो कला है कि मुझे समझ में आ गया वो मुझे औरों को समझाना है, ये मुझे मेरी एक कला लगा। और जब मुझे ये पता चला कि मेरे अंदर ये एक स्पेसिफिक हुनर है कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो फिर सब्जेक्ट से परे निकल गया। फिर चाहे कल को मुझे आपको कुछ भी सिखाने के लिए प्रेरणा मिल जाए, पता चले कि मैं आपको किसी दिन संस्कृत सिखा दिया, पता चले किसी दिन लॉ सिखा दिया, सिखाना एक स्किल है, वो टीचर पर निर्भर करता है। अर्थात मेरी टीचिंग मेरी परिस्थितियों से जन्य नहीं है। मैं बाई चांस बना हुआ टीचर नहीं हूं, बाई चॉइस बना हुआ टीचर हूं, क्योंकि ये मेरी अपनी पसंद में शुमार है। मैं एक एक करके बहुत ऑनेस्टली सारे जवाब आपको देता जा रहा हूं, क्योंकि इस दौर में जितने भी प्रश्न मुझे तमाम प्रकार के अच्छे और बुरे तरह के जो कमेंट्स मिले, उन सबको मैं आंसर करता चल रहा हूं। फिर एक बहुत ही अच्छा सवाल था कि सर YouTube से आपको पैसा मिलता है, उस पैसे के लालच में आप छोड़ दिए। तो जो इस वर्दी को पहचानते हैं, जो ये मानते हैं कि इस वर्दी में कुछ है, तो वो ये भी जानते होंगे कि इस वर्दी के साथ ही एक नाम जुड़ा हुआ है, और वो है पैसा। मैं जिस विभाग में था वो आबकारी विभाग था, जिसमें हम अवैध मदिरा और ड्रग्स को कंट्रोल किया करते थे। समाज में इस विभाग की या इस विभाग में कार्य कर रहे लोगों की छवि कुछ इस तरह की है कि यहां पर रिश्वत के मामले बहुत चलते हैं। यह माना जाता है कि जब जब एसीबी कार्रवाई, एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करती है, तो महीने 2 महीने में इस विभाग का कोई ना कोई कर्मचारी चपेट में आ ही जाता है। अर्थात इसका अदर अर्थ यह है कि यह विभाग अपने रिश्वत के चलते सुर्खियों में बहुत रहता है। तो जो लोग मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं, कि आरोप से मतलब प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे परिवारजन हैं आप सब, आपके प्रश्न उठाना आपकी अपनी मूल अधिकारों में से एक है, क्योंकि अभिव्यक्ति आपका अपना है। तो उनमें से कुछ का कहना है कि सर हो सकता है आपको YouTube से पैसा कमाना हो। तो मैं आपको बस इतना कह दूं कि मैं जहां था वहां भी बेरोजगार नहीं था। जहां था वहां पर एक बढ़िया जमी हुई नौकरी थी। बढ़िया से पैसे कमाने के जो आपके तरीके हैं कि आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, वहां जाकर के भी अगर कोई और परिवार का बिजनेस मुझे संभालना होता या कुछ और तरीका होता, तो उसमें कोई अड़चन नहीं आने वाली थी। तो फिर क्या अड़चन आई सर? YouTube आपका मोटिवेशन नहीं है, आपका सरकारी नौकरी मोटिवेशन नहीं है। असल मोटिवेशन क्या है? मैंने शुरुआत में कहा, असल मोटिवेशन आपसे यूं ही बतियाते रहना है। कल को अगर एक बार के लिए YouTube बंद भी हो जाता है, तो मैं आपको अपना पता बता दूंगा कि मैं इस जगह बतियाते हुए पाया जाता हूं। आकर बैठ लेंगे और बतिया लेंगे। तो आंसर संभवतः मिल गया हो कि मैंने आपसे बातचीत करने के लिए माध्यम मुझे वर्तमान में जो मिला है, ये इंटरनेट है। और इस इंटरनेट के युग में आज आप तक मेरी बातें बहुत आसानी से और सुलभ तरीके से पहुंच जा रही हैं। मैं इस टाइम का शुक्रगुजार हूं कि मैं उस जोन में हूं, उस टाइम एरा में हूं, जहां इंटरनेट के माध्यम से आपकी बातें देश विदेश में आसानी से पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो आज आने वाले समय में क्या करने वाला हूं, ऐसे ही दिखता रहूंगा जैसे दिख रहा हूं। तो फिर कुछ नया करने वाले हो क्या? क्योंकि आपका अब समय बचने वाला है, क्योंकि आपने अब तक जो समय अपना निकाल करके सरकारी सेवाओं को दिया, उस समय का क्या करोगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मुझसे इस दौर में पूछा गया। प्रश्न का जवाब भी सटीक है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपने टेस्ट को जब पाया कि मैं साइंस बैकग्राउंड का बच्चा था, इंजीनियरिंग के टच में रहा, इंजीनियर्स बनाता रहा, मुझे ये समझ में आया कि मेरी पूरी स्टडी में मुझे कभी भी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने का अवसर नहीं मिला था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से पहली बार वास्ता तब पड़ा जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में उतरा। जब मैं इसकी तैयारी में उतरा तब ये सब्जेक्ट पता चला और मुझे इतना रुचिकर लगने लगा कि मुझे समझ में आने लगा कि सर्दियों में भी बारिश राजस्थान में क्यों आती है, तमिलनाडु में मानसून में बारिश क्यों नहीं आती,
लौटता हुआ मानसून कैसे बारिश करता है, चक्रवात कैसे बनते हैं, राजस्थान में अरावली के पूर्व में बारिश आती है, पश्चिम में बारिश क्यों नहीं आती, ये जवाब जब मुझे मिलने लगे तो मेरा जीवित रहना और मेरे सामने इस प्रकृति को समझना मुझे बहुत फुल प्रूफ लगने लगा। मैं सच बता रहा हूं, जो भी विद्यार्थी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे ने जब कभी भी अपने जीवन काल में एक बार के लिए भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा हो, ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो अब तक पढ़ रहा था वो और जो अब पढ़ रहा हूं, इसमें अगर कोई रुचि पूछने लगे तो ह्यूमैनिटीज बहुत अल्टीमेट हैं। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये इतने अल्टीमेट हैं कि हर दिन खोजते जाओ और आपको नई जानकारी पता चलती जाएंगी। साथियों, आज भारत में लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा है एक देश एक चुनाव का। बहुत से लोग केवल हम जैसे लोगों के सेशंस के थ्रू समझ ले रहे हैं। जानकारी सही दे दी गई तो भी ठीक है, गलत दे दी गई तो भी ठीक है, समझ लिया, फिर अपनी राय बना ली। मेरा मन का विचार जो मैं चाहता हूं कि इस तरह का संभवतः सरकार तक भी काम पहुंचे कि आने वाले समय में कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल डिग्री में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, सीए में हो या फिर लॉ में हो, उन्हें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पैरेलली हर साल पढ़ाए जाएं। उनका कोर्स लेंदी करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन उन्हें समझ में तो आए कि अल्टीमेटली मानसून आता कैसे है, देश में चुनाव होते कैसे हैं, अर्थव्यवस्था की साइकिल कैसे चलती है, भारत का इतिहास क्या है, हम सब लोग ऐसे क्यों हैं। ये जवाब जब उसे मिलने लगेंगे तो वो एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बन के आएगा। तो मैं अपना बचा हुआ समय मैं आपके सामने पब्लिकली अपने परिवारजनों के बीच में इसे अनाउंस कर रहा हूं, और वो अनाउंस ये है कि मैं आने वाले समय में किसी भी मंच पर, किसी भी परिचर्चा में एक ही मुद्दा उठाते हुए पाया जाऊंगा, और वो ये है कि हमारे प्रोफेशनल्स को ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाना सरकार शुरू करे। और संभवतः जब मैं आपके साथ और आप मेरे साथ रहेंगे तो ये अपने आप में आने वाले समय में एक बड़ी मुहिम बनेगी। मैं ऑलरेडी अपने सेशंस के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाता रहा हूं। मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच अपने एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला पर डले हुए हैं, लेकिन अब उन बैचेस से आगे की तैयारी मैं करने जा रहा हूं। जैसा जैसा मुझे लगता चला गया, क्योंकि मैंने एक चीज अनुभव की है कि जब आप किसी विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, इंटरनेट के युग में एक बहुत बड़ी दिक्कत जो मुझे महसूस हुई वो ये है कि मैंने रिकॉर्डेड बैच डाल करके बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया। बच्चे एक बार में काफी सारे कोर्स को पढ़ करके कवर भी कर ले गए। लेकिन एक चैलेंज पैरेलली और मैंने महसूस किया, और वो ये था कि अगर किसी को मैंने पढ़ने का कंटेंट दे दिया, उसके मन में कुछ प्रश्न आए तो वो प्रश्न मुझसे नहीं पूछ पाया, नंबर एक, और दूसरा वो सीखा या नहीं सीखा इसको जज नहीं कर पाया। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैंने इन दिनों जितने भी बच्चों को पढ़ाया, ऑनलाइन में हम लगभग लाखों बच्चे पढ़ा चुके हैं। पढ़ाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो जो सुनने वाली साइड बैठा बच्चा है उसे ये महसूस होता है कि हाँ मुझे याद हो गया। ऑनलाइन स्टडी में टीचर का पढ़ाना और बच्चे का सुनना उसे ये विश्वास दिलाता है कि हाँ मुझे याद हो गया। वो असल में उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जो देख रहा है वो उसे लग रहा है कि याद हो गया, लेकिन असल बच्चे में उसको लिखना कभी शुरू ही नहीं किया। मतलब टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने कभी पेन चलाकर नोट नहीं किया। दूसरा, जब टीचर ने पढ़ा दिया उसको वो खुद से ना तो रिवाइज कर पाया बोलकर, और ना ही उस पर टेस्ट दे पाया। मैं अब एक और मेथड में एंट्री कर रहा हूं, और वो मेथड ये है कि मेरे अब जितने भी लेक्चर्स होंगे जो कि लाइव होंगे, लाइव और रियल टाइम में जो लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स में, और ये लेक्चर्स यूट्यूब वाले नहीं, मेरे एप्लीकेशन वाले लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, जहां मैं शुरुआत ही पॉलिटी के साथ कर रहा हूं, इंडियन पॉलिटी के साथ। एक ऐसा बैच जो कि 2 महीने के अंदर खत्म होगा, जिसमें डे 1 से शेड्यूल दिया जाएगा कि इस दिन ये पढ़ाया जाएगा। उस पॉइंट में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ाई जाएंगी, साथ में आपको डेली के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाएंगी क्विज के फॉर्म में। मतलब इस तरह से कि अगर मैंने क्लास आपकी की, आपने मेरे साथ लाइव बैठ करके क्लास अटेंड की, उस क्लास से रिलेटेड एक क्विज होगी जो कि क्लास खत्म होते ही चालू हो जाएगी आपकी ही क्लास में। आपने जो पढ़ा और जो मैंने आपको पढ़ने का टास्क दिया,
उससे रिलेटेबल आपको क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे फैक्चुअल डेटा क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है लेकिन उन्हें समझाया नहीं जा सकता। मैं आपको यह नहीं समझा सकता कि देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था, यह याद करने वाली चीज है। देश के 15वें प्रधानमंत्री कौन है, क्या, ये सब चीजें याद करने वाली चीजें हैं। याद करने वाले जो फैक्ट्स हैं जो आपको एक बार टास्क में दे दिए गए, उनका डेली एक क्लास में ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम टेस्ट कराया जाएगा। आप उसे क्लास के बाद अटेम्प्ट करेंगे और अगले दिन जब हम लोग दोबारा क्लास में मिलेंगे तो शुरुआत के 10 मिनट हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिन्हें मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है, या फिर बच्चों से जो अधिकतम क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका डिस्कशन होगा। यह मेथड हम लोग कोटा में अपनाते थे। जब हम लोग ऑफलाइन कोटा में पढ़ाते थे तो ये डीपीपी का कल्चर बोलते थे, इसे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। इस कल्चर को मैं अपनाना चाहता था अपने ऑनलाइन में, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। उसके पीछे का बड़ा कारण था कि इसमें एक बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी इस बात की कि आज आपने जो पढ़ाया है उसका टेस्ट बना हुआ हो, फिर उसका डिस्कशन अगले दिन करना है, तो एंगेजमेंट बढ़ जाता है इसके अंदर, टीचर का अपना वो बढ़ जाता है। ऐसे में मैं शुरू करने जा रहा हूं इस मुहिम को, और जो भी मतलब ये जनरल ऑडियंस के लिए भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले तो बेफिक्र रहें, क्योंकि जिसने खुद एग्जाम निकाला हो उसे पता भी है कि पढ़ाना कितना है और क्या पढ़ाना है। तो इसके लिए तो आप बेफिक्र रहें कि 2-2 बार राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की है, हर बार सेलेक्ट होकर बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। तो ऐसे में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये तो मैं अवेयर हूं ही, लेकिन अब इस कंटेंट को केवल छात्रों तक ही नहीं, एक आम आदमी भी जो किसी एग्जाम से रिलेट नहीं होता, वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया है, अब वो प्रोफेशनल डिग्री लेने दोबारा कॉलेज नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो किसी कंपनी के अंदर अकाउंट्स की पढ़ाई काम कर रहा हो, अकाउंट संभालता हो सकता है कहीं वो मैनेजर बन के बढ़िया किसी कंपनी में काम कर रहा हो। उन्हें आवश्यकता है कि ये चीज सीखें। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आपको पता हो कि हमारे देश में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने क्यों आए। आपको पता हो कि सीएए में ऐसा क्या था, अल्टीमेटली सीएए कैसे आया था, यह आपको पता हो। आपको पता हो कि जब कोई एक व्यक्ति बाहर निकलकर यह कहता है कि अभिव्यक्ति तो मेरी आजादी है, मेरा मूल अधिकार है, मैं अभिव्यक्ति के लिए मुफ्त में मैं फ्री हूं, मैं अभिव्यक्ति दे सकता हूं, तो मैं आपको बताऊं कि नहीं, केवल आपको बोलने की परमिशन नहीं है, इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लागू हैं। आपको यह जानकारी हो, और अगर आप एक तरह से इन चीजों को जान जाएंगे, आपके राइट्स को जब आप पहचान जाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपको एक बेहतर सिटीजन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए जो हम अपना कार्य शुरू करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं इंडियन पॉलिटी के बैच से, और वो इंडियन पॉलिटी का बैच शुरू हो रहा है। अगले 7 दिन एडमिशंस ओपन है, और यह बैच असल मायने में एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों को जो मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन्हें एज इट इज मिलेगा। मतलब एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में फिलहाल ज्योग्राफी अंतिम पड़ाव में है, जो बच्चे वो पढ़ रहे हैं उन्हें यह बैच साथ में उन्हीं के कोर्स में मिल जाएगा। लेकिन जो नए लोग इन्वॉल्व होते हैं और केवल पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इसकी प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता, रेगुलर जो पढ़ाया गया है उसका एक प्रॉपर शेड्यूल, आपको दिया जाने वाला एक टास्क, और उसके बाद अगले दिन और शुरुआत में आपके साथ होने वाला डिस्कशन। केवल 7 दिन के लिए यह बैच मैं ओपन कर रहा हूं। इसके साथ साथ अगर कोई कंप्लीट एनसीईआरटी, क्योंकि इसी तर्ज पर अब हम और सब्जेक्ट्स, जैसे ही ये खत्म होगा इसके बाद मैं इकोनॉमी में लेके जाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आए मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट कैसे चलता है, बैंक वाले मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाते हैं, आरबीआई का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मैटर कैसे करता है। अगर आप कंप्लीट वो बैच चाहते हैं जो कंप्लीट एनसीईआरटी बैच है, वो 4999 में, यानी कि या तो आप इस तरह से एक सिंगल सब्जेक्ट करके ले लें, या फिर आप 4 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस ये है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मिलेंगे। ठीक है, चूंकि अब मेरे पास एक ही काम है और इसी काम को ही मैं करने वाला हूं अपने एप्लीकेशन पर। शुरुआत में ये क्लासेस लाइव रहेंगी, साल भर की वैलिडिटी के साथ रहेंगी। 1 साल की वैलिडिटी को आप कितनी भी बार देख सकते हैं। वीडियो अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख पाएंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज अटेंड कर पाएंगे।
कहां से मिलेगा? तो मैंने अपना एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप अपनी सीट अभी से रिजर्व करा लें। 7 दिन के बाद, मैं आपको बता दूं, पिछले 3 महीने पहले मेरा एनसीईआरटी बैच आया था, उसके बाद 2 महीने से कोई बैच मैंने ओपन एनसीईआरटी में नहीं किया है। अब फिर से मैं इस बैच को ओपन कर रहा हूं, और ओपन के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता के साथ कि आपको यहां पर डीपीपी मिलने वाली है। फिर से स्पष्ट कर दूं, पुराने विद्यार्थी जो एनसीईआरटी ले चुके हैं उन्हें फिर से बैच लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें यह वाला बैच उन्हीं के कोर्स में मिलेगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो लोग चाहते हैं कि केवल हम पॉलिटी ही पढ़ लें, आराम से पढ़ें, आपको यह बैच इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में उपलब्ध है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। नंबर तीसरा, अगर मैं चारों सब्जेक्ट अब लेना चाहता हूं तो ये 4 सब्जेक्ट आपको इन ऑप्शंस में उपलब्ध हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये उपलब्धताएं मैंने अपनी बता दी। उम्मीद है कि मैंने आपको अपनी तरह के सारे सवाल जवाब कर दिए। अब आपको लगता है कुछ सवाल मुझसे पूछना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप पूछना चाहते हैं? मैं आपको जवाब दे देता हूं। बताइए साहब, कोई भी क्वेश्चन अगर आप